Hello everyone, this is Anu and welcome to our YouTube channel UPSC Study with गुजरी। रिसेंटली आप सभी जानते हैं कि विज़न 365 हमारे पास आ चुकी है एंड विज़न 365 के बेसिस पर ही आज हम लोग यहाँ पर इनके जो टॉपिक्स हैं हम सीरीज़ बाई कर रहे हैं। यूपीएससी का जो फर्स्ट पोर्शन हमारे जो आर्ट एंड कल्चर में हमें देखने को मिला वो हम लोगों ने कर लिया है, यानी जो हमें स्कल्पचर्स, टेम्पल्स एंड आर्किटेक्चर्स दिए गए थे उन सभी को हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब आज हम लोग करेंगे यहाँ पर जितने भी स्कल्पचर्स हैं, पेंटिंग्स हैं एंड अदर फॉर्म्स ऑफ आर्ट, जो हमें अदर फॉर्म्स देखने को मिल जाती हैं आर्ट की, मूर्तिकला, चित्रकला एंड कला शैलियाँ। आप सभी जानते हैं कि मूर्तिकला और चित्रकला बहुत ही फेमस है और यूपीएससी का एक फेवरेट सेक्शन है। यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसमें पूछा गया है रिसेंटली कि जो मूर्तिकला, चित्रकला और कला शैलियों में हमें कौन कौन से नए मेजर टॉपिक्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहला दिया गया है शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज। रिसेंटली जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई है और क्लासिकल लैंग्वेज से संबंधित हमें आप सभी जानते हैं कि लगातार मांग देखने को मिल जाती हैं। जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनको बहुत से फ़ायदे दिए गए हैं। क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनकी एक अपने आप में अलग इम्पोर्टेंस होती है। तो जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं उनकी जो संख्या बढ़ गई है, अब वो जानते हैं कि वो कौन कौन सी भाषाएँ हैं। सबसे पहले क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा किसे दिया गया था, क्या वो संस्कृत है या तमिल है, कौन सी भाषा है। चलिए, रिसेंटली केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा मराठी, जो कि महाराष्ट्र में बोली जाती है, पाली और प्राकृत, जो हमें बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के एरिया में देखने को मिल जाती है, और असमिया जो कि असम में है, एंड बंगाली जो कि पश्चिम बंगाल के अंदर है, इन्हें भारत यानी भाषाओं को ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पर आप लोग नोट कीजिएगा कितनी लैंग्वेज आ गई हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो पहले हमारे पास कितनी लैंग्वेज थी मैम, पहले हमारे पास लैंग्वेजेस थी 6 क्लासिकल लैंग्वेज, रिसेंटली 5 और जोड़ दी गई हैं, तो अब हमारे पास टोटल 11 क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं। भारत सरकार ने पहली बार 2004 के अंदर भाषाओं की एक नई श्रेणी जोड़ दी गई थी जिसको क्लासिकल लैंग्वेज की श्रेणी कहा जाता है। शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने हेतु प्रस्तावित भाषाओं की पात्रता की जांच करने के लिए 2004 के अंदर ही केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा संस्कृत मंत्रालय को कहा गया कि साहित्य अकादमी के तहत एक भाषाई विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाए, और इससे पहले 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा चुका था। यानी 2004 के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर हमें भाषाई विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था, और उससे सबसे पहले 2004 के अंदर ही आते ही तमिल भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। तो आप लोगों से क्वेश्चन यहाँ पर यह पूछा जाएगा कि सबसे पहली जो क्लासिकल लैंग्वेज है वो कौन सी है, या किसे क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज हमें देखने को मिल जाती हैं, और रिसेंटली 2024 के अंतर्गत हमें कितनी लैंग्वेजेस को क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर शामिल किया है। पहली आ जाएगी तमिल 2004 के अंदर, फिर एक साल के बाद 2005 में संस्कृत। आप लोगों को एग्जामिनर इन दोनों लैंग्वेजेस के अंदर कंफ्यूज करेगा, क्योंकि जिन बच्चों ने सही से नहीं पढ़ा होगा वो संस्कृत को पहली क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर शामिल कर लेंगे। तो उसके बाद क्या आएगा मैम, तेलुगु एंड कन्नड़। तो टीके के नाम से याद रखिएगा, तेलुगु एंड कन्नड़ 2008 के अंदर। उसके बाद आ जाएगा मलयालम, ठीक है, टीके एम, यानी मलयालम को हम एम से कर देंगे, एंड उड़ीसा टीके एम ओ, ठीक है, TKMO। इन दोनों को आप, मैं मानती हूँ कि आप लोगों को किसी प्रकार की ट्रिक की नीड नहीं पड़ेगी। तमिल 2004 के अंदर, संस्कृत 2005 के अंदर, 2008 में तेलुगु एंड कन्नड़ टीके यानी टीका लगाया गया, किसको, मो यानी मुझे लगाया गया, मुझे टीका लगाने का मोह है, इस प्रकार से याद कर सकते हो, TKMO। और क्या आ जाएगा 2014, एंड रिसेंटली सभी शास्त्रीय क्या आएगा, जो शास्त्रीय भाषाएं हैं संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं, यानी जो तमिल है, संस्कृत है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, उड़ीसा, सभी के सभी हमारी 8th शेड्यूल जो संविधान में दी गई है उसमें शामिल है। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा घोषित करने के मापदंड 2024 में भाषाई विशेषज्ञ समिति, जो कि 2004 के अंदर संस्कृत मंत्रालय के द्वारा बनाई गई थी, इसमें कुछ संशोधन किए गए। अब क्या आएगा अभी, मौलिक साहित्य परंपरा संबंधित मापदंड 2005 में संशोधित मानदंडों को हटा दिया गया।
मौलिक साहित्य परंपरा आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं, यानी ओरिजिनल लिटरेरी ट्रेडिशंस जो हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप लोग जानेंगे कि बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं जिनका मूल प्रति हमारे पास नहीं है, और मूल प्रति ना होने की वजह से हम उसमें काफ़ी सारे चेंज कर देते हैं, यानी हमें उनमें काफ़ी सारे चेंज देखने को मिले। हम लोग भी आज जो नई नई चीज़ें पढ़ रहे हैं उसमें हमें बहुत सारे साहित्यकारों की बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, उनके थॉट प्रोसेस देखने को मिल जाते हैं। मौलिक साहित्य परंपरा जो पहले थी, संबंधित मापदंड को 2005 के संशोधन मापदंडों से हटा दिया गया। समिति ने कहा कि मौलिक साहित्य परंपरा को साबित करना, अस्वीकार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम लोग पता ही नहीं लगा पाते हैं कि कौन सा जो हमें स्क्रिप्ट मिली है वो मौलिक है या नहीं है। इसलिए क्योंकि सभी प्राचीन भाषाएं एक दूसरे से प्रभावित हमें देखने को मिल जाती हैं। शास्त्रीय भाषा के दर्जे के लाभ हमें क्या देखने को मिलेंगी? प्रत्येक वर्ष 2 प्रमुख पुरस्कार इसके अंदर दिए जाते हैं। कौन कौन से आ जाएंगे? अध्ययन के लिए समर्पित केंद्र और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में यूजीसी द्वारा भाषाई पीठ स्थापित की जाती है। क्या आपको समझ आया कि कोई भी लैंग्वेज को अगर शास्त्रीय क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिल जाता है तो उसे हर साल क्या आएगा? 2 फेमस पुरस्कार मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरा, वहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वहाँ पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का भी गठन किया जाएगा उस लैंग्वेज से संबंधित, या फिर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हमें उसी लैंग्वेज से संबंधित एक डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा जो वहाँ पर उस लैंग्वेज को पढ़ाएगा। समझ आया आप लोगों को? अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे यहाँ पर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल करने के लिए कुछ मापदंड दिए गए हैं, यानी इनको शामिल करने के लिए कौन कौन से वो मापदंड हैं जिनको हमें फॉलो करना ज़रूरी बन जाता है। पहली चीज़, अगर कोई भी भाषा है, भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ बहुत ही प्राचीन होने चाहिए, और उस भाषा का जो अस्तित्व है वो हमें 1500 से 2000 वर्ष के करीब का मिलना चाहिए, यानी उसकी जो हमें स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं वो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए। इतना पुराना हमें कोई भी स्क्रिप्ट या फिर कोई शिलालेख हमें मिलना चाहिए। जो भाषा है, संबंधित भाषा का अपना प्राचीन साहित्य ग्रंथों का एक संग्रह होना चाहिए, और उस भाषा को बोलने वाली कई पीढ़ियां इन प्राचीन साहित्य ग्रंथों को अपनी विरासत मानती हो। जैसे हम रामायण को ले लेंगे, महाभारत को ले लेंगे, या फिर बौद्ध धर्म के जो हमें क्या कहते हैं ग्रंथ देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, उस प्रकार से कविता, अभिलेख, शिलालेख, साक्ष्य आदि हम लोग इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अभी भी किया, देखिए कोई भी प्रारंभिक ग्रंथ है वो हमें कैसे मिलेगा? या तो कहीं शिलालेख पे लिखा होगा, या फिर उसके संबंधित मैम का हमें कोई बुक मिली होगी, ठीक है, कोई कविता लिखी हुई मिलेगी, कुछ ना कुछ तो हमें साक्ष्य मिला होगा। और अपने ज्ञान ग्रंथ विशेष रूप से गद्य ग्रंथ भी होने चाहिए। नेक्स्ट क्या आएगा? शास्त्रीय भाषाएं जो हैं और इनके साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं। इनका अर्थ है कि मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग अलग स्वरूप वाले हो सकते हैं। मूल भाषा हम मानते हैं कि पाली भाषा के अंतर्गत है, परंतु समय के साथ इसे हिंदी में और समय के साथ इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया गया। तो यही बात इसमें कही गई है, शास्त्रीय भाषाएं और इनके साहित्य अपने वर्तमान स्वरूप से अलग हो सकते हैं, क्योंकि इनका अर्थ है कि मूल भाषा, यानी मूल भाषा किसको माना हमने अभी एग्जाम्पल के तहत? पाली को। इनकी मूल भाषा साहित्य अपने से उत्पन्न शाखाओं से अलग स्वरूप वाले हो सकते हैं। क्या आपको समझ आया कि किसी भी क्या कहते हैं भाषा को शास्त्रीय यानी क्लासिकल लैंग्वेज का अगर दर्जा दिया जाएगा उसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ज़रूरी हैं? चलिए अब जानते हैं कि जो अभी रिसेंटली हमें 5 नई क्लासिकल लैंग्वेज देखने को मिल जाती हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है या वो क्यों जोड़ी गई हैं। पहली चीज़ हम लोगों ने किया पाली और प्राकृत। पाली और प्राकृत दोनों ही लैंग्वेज मैम हमें बौद्ध और जैनिज़्म से देखने को मिल जाती हैं। ये इंडो आर्यन भारोपीय भाषाओं के निकटता से संबंधित हमें भाषाएं देखने को मिल जाती हैं। प्राचीन भारत में संस्कृत अभिजात्य वर्ग की बोलचाल और साहित्य कृतियों तक सीमित थी, वही प्राकृत आम जन की भाषा को माना गया था। आप लोगों ने बौद्ध धर्म के बारे में अगर पढ़ा होगा तो आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर क्या किया जा रहा था। अभी मैं वहाँ पर बौद्ध और जैनिज्म के अंदर वहाँ पर जो हमें ब्राह्मण वर्ग देखने को मिल जाता है वो क्या करते हैं, अपने आप में संस्कृत लैंग्वेज का यूज़ करते हैं या जो इस प्रकार की लैंग्वेज का यूज़ करते थे जो कि आम जन के समझ से बाहर थी। तो वहाँ पर क्या किया गया था, इजी लैंग्वेजेस का यूज़ करके लोगों को प्रोत्साहित किया गया था ताकि वो भी साहित्य पढ़ सके और उसके अंदर दी गई चीज़ों को मान सके। प्राचीन भारत में संस्कृत अभिजात्य वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग बोलचाल की भाषा साहित्य कृतियों तक सीमित थी और क्या किया था, फिर आम जन की प्राकृतिक भाषा को बना दिया गया था।
प्राकृत जो भाषा है वास्तव में क्षेत्रीय भाषा उप प्रकारों को दर्शाती है। बौद्ध साहित्य पाली भाषा में लिखी गई है। क्या आपको समझ आया? यानी ये जो मैं पाली भाषा के बारे में आपको आगे पढ़ाऊंगी ये बौद्ध साहित्य है, प्राकृतिक भाषा का ही प्राकृत भाषा का ही एक रूप है। गुप्त काल से पहले जो बचा हमें राष्ट्रकूट देखने को मिल जाते हैं वो इसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ पर इस प्रकार की लैंग्वेज देखने को मिल जाएगी। गुप्त काल से पहले के शिलालेख, विशेषकर अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में हमें देखने को मिल जाते हैं। गुप्त काल से पहले के यानी गुप्त काल के अंदर तो हमें बहुत सारे ऐसे डायनेस्टीज़ देखने को मिल जाएंगी जो प्राकृत भाषा का यूज़ करती हैं, बट इन्होंने स्पेशली लिखा है कि गुप्त काल से पहले हमें यहाँ पर अशोक के शिलालेख, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है, जो किस में बने हुए भी प्राकृत भाषा के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, ब्राह्मणी लिपि के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं, अरमाइक और ख्रोष्टी के अंदर हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या आप लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं इस चीज़ को? ठीक है। गुप्त शासकों के समय तक प्राकृत भाषा एक मानकीकरण साबित कर बैठी थी। इसने अपनी स्थानीय विशेषता भी खो दी थी। पाली भाषा अभी हम लोगों ने पढ़ा, पाली जो हमें बौद्ध धर्म के अंदर देखने को मिल जाती है, इसकी अपनी एक पारंपरिक पहचान है, क्योंकि यह क्या आएगा, मागधी प्राकृत से जन्म ली है। फिर आएगा धम्मपद जैसी प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक रचनाएं, इसको याद रखिएगा, धम्म यानी बौद्ध के धम्म हमें देखने को मिल जाते हैं। इसकी जैसी हमें कुछ दार्शनिक रचनाएं दी गई हैं, और जातक कथाएं यानी बौद्ध के जितने भी जन्म हुए हैं उन सभी के बारे में यहाँ पर इन जातक कथाओं के अंदर कथाओं के रूप में उनकी जीवन की चर्चाओं को बताया जाता है। पाली भाषा के अंदर ही लिखी गई हैं जातक कथाएं। अब याद रहेगा आपको, बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सी लैंग्वेज है? अभी पाली भाषा है, जो कि प्राकृत का ही एक क्या है, स्वरूप मानी गई है। पाली को थेरवाद बौद्ध संप्रदाय की भाषा भी माना गया है। ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से यूपीएससी पूछ चुकी है, थेरवाद किससे संबंधित है, या थेरवाद कोई डांस है, कोई स्क्रिप्ट की शैली है, या क्या है ये? ठीक है। या फिर उन्होंने पूछा था कि थेरवाद जो है वो थेरवाद किस धर्म से रिलेटेड हमें देखने को मिल जाता है। यूपीएससी में थेरवाद से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, एक बार आप प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर आएगा बौद्ध पाली ग्रंथ 3 सामान्य भागों या 3 पिटारी में विभाजित देखने को मिल जाता है, जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। क्या आएगा? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, विनय नियम विनियम आप लोगों ने सुना होगा। विनय को आप नियम से कनेक्ट कर सकते हो, नियम विनियम। ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? अभी बौद्ध संघ और मठ के नियमों का अनुशासन से संबंधित हमें एक ग्रंथ देखने को मिल जाता है, विनय पिटक। सुत्त पिटक के अंदर क्या आ जाएगा? जैसे अपने ही बेटे को, सुत को कहते हैं ना, हमारा सूत है, हमारा पुत्र है, उसको उपदेश देने से संबंधित है। सबसे बड़ा त्रिपिटक है ये, और इसमें भगवान बुद्ध के उपदेश, धार्मिक कविताएं हमें देखने को मिल जाती हैं, जिसमें अनुशासन से संबंधित घोषणाएं की गई हैं, उपदेश दिए गए हैं। याद रखेंगे, इसमें कुछ धार्मिक कविताएं हैं और उपदेश दिए गए हैं। अभिधम पिटक बौद्ध धर्म के दर्शन का संग्रह है, उनकी क्या क्या योजनाएं थी, क्या दर्शन था, या किस फिलोसफी को वो मानते थे। इनकी प्रमुख शब्दावलियाँ क्या है? चित्त यानी चेतना, चेतसिक यानी चित्त या चेतना संबंधित, रूप यानी भौतिक, कहते हैं ना भौतिक रूप हमें क्या है, प्रभावित करता है किसी का, परंतु उसकी ओर ज़्यादा प्रभावित नहीं होना है। फिर आएगा निब्बान, आंतरिक मुक्ति। इनको ज़रूर अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है भी, और यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोग जानते हैं कि वो यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी कोताही नहीं बरतती है, क्योंकि अगर उन्होंने इस प्रकार की चीज़ें देख ली है कि निब्बान इज़ रिलेटेड टू को सामने आपके ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन से धर्म से संबंधित है, ब्राह्मण धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, या फिर जैनिज्म से संबंधित है, या इनमें से कोई नहीं। क्या आएगा? निब्बान। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कर लेंगे हम? नेक्स्ट हमें देखने को मिल जाता है यहाँ पर क्या आएगा? मराठी। जो हमने पहले किया है प्राकृत, एक प्राकृत भाषा जोड़ी गई है, दूसरी हमें पाली देखने को मिल गई है, और अब क्या करेंगे हम लोग? मराठी कहाँ बोली जाती है भी बड़ी मात्रा में? मैम मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र के एरिया में। तो क्या आएगा? मराठी इंडो आर्यन भारोपीय भाषा है। आधुनिक मराठी का उद्भव महाराष्ट्र प्राकृत से हुआ है। पश्चिम भारत में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत सातवाहनों की राजकीय भाषा हमें देखने को मिल जाती है। किनकी भाई? राजकीय भाषा हमें सातवाहनों की देखने को मिल जाती है। आधुनिक मराठी का सबसे प्रारंभिक प्रमाण सतारा के एक ताम्रपट्टिका शिलालेख में पाया गया है, जो कि 8वीं शताब्दी का है। कौन सा आ जाएगा भाई? 739 ईस्वी के आसपास में हमें देखने को मिला है। ठीक है। बंगाली और असमिया,
दो लैंग्वेजेस हैं, दोनों ही हमारे पूर्वी भारत एंड नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। बंगाली, दोनों भाषाओं की उत्पत्ति मागधी प्राकृत से हुई है। प्राकृत का ही सारी लैंग्वेजेस हमें रूप देखने को मिल जाती हैं। मागधी प्राकृत पूर्वी भारत की लोकप्रिय भाषा है। मागधी मगध दरबार की राजकीय भाषा थी, याद रखेंगे मागधी। अब क्या आएगा भाई, प्राकृत भाषा के अन्य रूप हमें कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं जिनकी चर्चा अभी रिसेंटली हमें देखने को नहीं मिली है। अर्धमागधी, सॉरी क्या आएगा भाई, यहाँ पर हमें देखने को मिल जाएगा, जस्ट वेट, अर्धमागधी आ जाएगा, शोरसेनी आ जाएगा एंड महाराष्ट्री आ जाएगा। अभी रिसेंटली महाराष्ट्री का हम लोग कौन सा किया है भी मैम, हम लोगों ने मराठी लैंग्वेज के बारे में चर्चा की है। बट उत्तर पश्चिमी दक्कन क्षेत्र में बोली जाने वाली हम एक और लैंग्वेज है महाराष्ट्री, जो कि प्राकृत साहित्य भाषा थी और विशेष रूप से गीतों की रचना में उपयोग की जाती थी। अर्धमागधी यानी मगध साम्राज्य के अंदर मौर्य साम्राज्य में बोली जाने वाली भाषा थी, ठीक है। और महावीर का जन्म मगध में हुआ था और जैन ग्रंथों में अर्धमागधी ही हमें देखने को मिल जाती है। शोरसेनी, शोरसेनी को हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे भी, ये मूल रूप से आधुनिक उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में बोली जाती थी। यानी आपको जो हरियाणा पंजाब का जो एरिया देखने को मिल जाएगा, मथुरा का जो एरिया क्या आएगा, हरियाणा मथुरा का जो एरिया देखने को मिल जाता है, उधर की ओर की बात भाषा की जा रही है। कैसे याद रखेंगे, यहाँ के जो लोग हैं बहुत ही शोरसेनी यानी बहुत शूरवीर टाइप के होते हैं, हट्टे कट्टे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो अटैक्स थे बचाव जो पास्ट में हमें देखने को मिले थे वो सारे हमारे वेस्ट से होते थे। तो यहाँ के लोगों की जो कदकाठी है हमें उसी अकॉर्डिंग हमें इसमें चेंज देखने को मिला है। तो यहाँ पर क्या आएगा भी मैम, शोरसेनी प्राकृत जो है हमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में ही हमें देखने को मिली है। विशेष रूप से महिलाएं और समाज के हाशिए के तकबे सम्मानित लोगों के द्वारा नाटक मंचन के द्वारा इसका यूज़ किया जाता था। आप केवल इनका नाम याद रखिएगा, कौन कौन से आ जाएंगी। देखिए साथ के साथ याद करते हुए चलिए, मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को याद करवाती चलूँ। क्या आ जाएगा अभी, प्राकृत भाषा। दूसरी हमें क्या देखने को मिल जाएगी, प्राकृत के अलावा मैम हमें पाली देखने को मिली। थर्ड कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर बंगाली आ जाएगी। फोर्थ कौन सी आ जाएगी, यहाँ पर असमिया आ जाएगा। एंड लास्ट वन अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने की है कौन सी आ जाएगी भी, यहाँ पर मराठी आ जाएगा। तो ये 5 लैंग्वेजेस हैं जिनको अभी रिसेंटली जोड़ा गया है। पिछली जो 6 लैंग्वेजेस हैं वो मुझे फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए, 6 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं जिनको अभी इसमें शामिल किया गया है। कौन कौन सी आ जाएंगी, देखिए तमिल आ जाएगा। तमिल जिसको कब जोड़ा गया था, 2004 के अंदर, जब हमारी भाषाई जो समिति बनाई गई थी उसी साल के अंदर। फिर 2005 में कौन सी थी भी मैम, संस्कृत। हमें कौन सी लैंग्वेज देखने को मिल जाती है, संस्कृत। उसके बाद कौन सी आ जाएगी, 2008 के अंतर्गत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। एंड इसके बाद की जो भाषाएं हैं 2014 में कौन सी जोड़ी गई थी, उन सभी लैंग्वेज के बारे में आप मुझे फटाफट से कमेंट करके बताइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शास्त्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से हैं। पहली चीज़, शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा जिस लैंग्वेज को दिया जाता है उसको क्या क्या हमें यहाँ पर विशेष प्रावधान देखने को मिल जाते हैं। विशेष संस्थानों की स्थापना की जाती है, यानी यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी जाएगी या फिर उससे संबंधित हमें किसी डिपार्टमेंट की स्थापना देखने को मिल जाएगी। संस्कृत के लिए क्या किया गया अभी, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली के अंदर खोल दिया गया। महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विज्ञान प्रतिष्ठान उज्जैन के अंदर, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति के अंदर खोला गया। तेलुगु और कन्नड़ के लिए जो 2008 के अंदर बनाई गई थी, संस्कृत कब बनाई गई थी, 2005 के अंतर्गत। क्या आएगा, केंद्रीय भाषा संस्थान से संबंधित भाषाओं के लिए 2011 में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर द स्टडीज स्थापित किया गया था। फिर अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आप सभी जानते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में लाई गई थी, शास्त्रीय भाषाओं सहित सभी भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर प्रोत्साहित करती है। अब आएगा यूजीसी कब स्थापित किया गया था मैम, ऑफिशियली अगर हम बात करें 1954 के अंदर हमें इसका गठन देखने को मिल गया था। एंड केंद्रीय विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थाओं में भारत की शास्त्रीय भाषाओं के लिए भाषाई पीठ की स्थापना का समर्थन ये करता है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसका उद्देश्य भारत की पांडुलिपियां विरासत का दस्तावेजीकरण, संरक्षण, डिजिटलीकरण और ऑनलाइन प्रसारण करना है। अधिकतर भारतीय लिपियों का उपयोग लेखन के लिए किया जाता है। 70% पांडुलिपियाँ संस्कृत भाषा में हैं। 30% पांडुलिपियाँ असमिया, बंगाली, मलयालम, मराठी, ओडिया एंड तमिल भाषाओं में लिखी गई हैं।
ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए एक फैक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर याद रखिएगा 70% जो हमें लैंग्वेजेस देखने को मिल जाती हैं या पांडुलिपियाँ जो स्क्रिप्ट से लिखी गई हैं वो संस्कृत भाषा के अंदर है, और अदर जो 30% है, ये जो 30% की लैंग्वेजेस दी गई हैं बच्चा, ये 30% हमें देखने को मिल जाता है कौन कौन सी, असमिया के अंदर, बंगाली के अंदर, मलयालम, मराठी, उड़िया एंड तमिल। एंड ये सभी लैंग्वेजेस ही अभी रिसेंटली हमें किसमें भी मैम क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर शामिल देखने को मिल जाती हैं। क्लासिकल लैंग्वेज के अंदर हमें देखने को मिल जाती हैं। क्या आपको यहाँ तक समझ आया? इसमें अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ क्या दी गई है? तोलू बोम्मलट्टा। देखिए नाम इस प्रकार का है तो कहीं ना कहीं हमें साउथ में इस प्रकार की चीज़ें या साउथ का इस प्रकार का नाम हमें देखने को मिलता है। संगीत नाटक अकादमी तोलू बोम्मलट्टा पुतली को प्राचीन नाट्य प्रदर्शन परंपरा को पुनर्जीवित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि यह कला विलुप्त होने की कगार पर है। ये एक कला है भी, यानी इस प्रकार की हमें ये कला देखने को मिल जाती है। ठीक है, कठपुतली आप लोगों ने सुना होगा, इसके अंदर ये शामिल कर लिया जाता है। तोलू बोम्मलट्टा यानी आप कैसे याद रखोगे, हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि मैम इस प्रकार की चीज़ें तो हमें नाम हम सुनते ही रहते हैं परंतु याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके अंदर क्या दिया गया है? बोम्मलट्टा यानी किसी चीज़ को लटकाना। आप सभी जानते हैं कि कठपुतलियों के लिए हाथों में धागे बांधे जाते हैं और उनको फिर लटका कर जो राजस्थान में देखने को मिल जाती हैं उनको फिर डांस करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जो तोलने के लिए भी हमें बाट की नीड पड़ती है, यानी हम लोग तोल के लिए भी उन हाथों में उंगलियों को नचाते हैं, और वहीं पर क्या आएगा? बोमू लट्टा, किसी चीज़ को लटका कर। अब इसके बारे में जानते हैं कि चमड़े की बनी हुई गुड़िया के नृत्य के रूप में इसको दिखाया जाता है। इसमें किन गुड़ियाओं का यूज़ किया जाता है जो कि चमड़े की बनी होती हैं? आंध्र प्रदेश के गोदावरी क्षेत्र के अंतर्गत हमें इसका प्रयोग देखने को मिल जाता है, प्रदर्शन देखने को मिल जाता है। कौन से चमड़े का यूज़ किया जाएगा? बकरी की खाल। कौन सा चमड़ा होगा भी? बकरी की खाल के चमड़े का यूज़ इसमें किया जाता है। बेहद 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नृत्य का प्रदर्शन छोटी स्क्रीन यानी रंगीन फोटोग्राफिक पारदर्शिताओं पर किया जाता है। जानवर, पक्षी, देवता, राक्षस आदि सभी आप इसमें देख सकते हैं कि किस प्रकार से दिखाया जा रहा है, और मुख्य विषय क्या होगा, यानी किन स्टोरियों को इसमें दिखाया जाता है। इसमें रामायण और महाभारत स्टोरी को दिखाया गया है। आप इस इमेज में ही देख लीजिए, शायद ये राम और लक्ष्मण के बारे में बताया जा रहा है कि उनके द्वारा किस प्रकार से यहाँ क्या किया गया है। धनुष और तीर उठाकर सामने जो राक्षसी खड़ी है उनको मारने के लिए यह प्रदर्शन किया जा रहा है। अब कठपुतली कला के बारे में जानते हैं। भारत में जो पुतली कला है 4 प्रमुख प्रकार की हमें देखने को मिल जाती है। ये बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आर्ट एंड कल्चर के अंदर इसका टॉपिक देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भी, इसको आप मत यानी छोड़िएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिल सकता है, और पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। अभी रिसेंटली जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये जो बताया है नाम क्या आएगा? तोलू बोम्मलट्टा। इसी से संबंधित हमें सिमिलर देखने को मिल जाती है छाया कठपुतलियाँ। तो चलिए पहले देखते हैं, लाइन में देखेंगे। धागा पुतली, धागा कठपुतली, ठीक है, जो इनको जो ये पपेट्री हैं यानी संयुक्त अंग इनके आपस में जुड़े हुए होते हैं। हाथ, पैर, जो इनका धड़ होगा वो, गर्दन, ठीक है, ये सारे आपस में जुड़े होंगे। जोड़ युक्त अंग धागे द्वारा संचालन किया जाता है और इनको काफ़ी लचीलापन प्रदान कर दिया जाता है, इसलिए इन्हें पुतली को सबसे मुखर रूप से कहा जाता है। क्षेत्र कौन कौन से आ जाएंगे मैम? राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है। क्या आएगा भी? कठपुतली बोला जाता है। कर्नाटका में गोयम बेट्टा इनको बोला जाता है, एंड तमिलनाडु में छड़ और धागा पुतली का मिश्रण जो किया गया है उसको क्या आएगा? बोमलट्टम। लटका कर जिस चीज़ को नचाया जा सकता हो उसको बोमलट्टम बोलेंगे, ठीक है। एंड उड़ीसा में क्या आएगा? कुंढई। कुंढई यानी किसी चीज़ को बनाकर, हाथों से बुनकर किसी चीज़ को तैयार किया गया हो, कुंढई। आप इसकी ट्रिक बना लीजिएगा, इसकी ट्रिक मेरे पास स्पेसिफिक नहीं है। आपको अगर कोई नई ट्रिक समझ आए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्या करेंगे हम यहाँ पर? छाया कठपुतली। देखिए छाया जो है ये भी चमड़े से निर्मित होती है, और उन्हें क्या आएगा? पारभासी बनाने के लिए, पारभासी यानी इसको एक मैं आपको पहले हल्का सा व्यू बता देती हूँ। वाइट जो शीट होगी, यानी वाइट, आप लोगों ने मूवियाँ वगैरह देखते हो ना, वाइट जो पर्दा लगा दिया जाता है, स्क्रीन लगा दी जाती है और उस पर फिर प्रोजेक्टर के माध्यम से चीज़ें दिखाई जाती हैं। इसमें क्या किया जाएगा? वाइट पर्दे के पीछे से सब चीज़ों को यहाँ पर
दर्शाया जाता है और आपको यहाँ पर केवल परछाई के आधार पर ही पूरी स्टोरी बता दी जाती है। ठीक है, तो ये छाया कठपुतली यानी उनकी जो छाया गिरेगी वो ही आप लोगों को दिखेगी। तो ये चमड़े से निर्मित होती है। इन्हें पारभासी बनाने के लिए संशोधित किया जाता है। उड़ीसा के अंदर, केरला में, आंध्र प्रदेश में। कैसे याद रख लेंगे आप इनको, इस तरह से बना लीजिएगा। ये उड़ीसा आ जाएगा, इसके साथ ही सटा हुआ हमें आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाता है, एंड इसके साथ में ये रखा हुआ कर्नाटका है, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु के अंदर इसका प्रसार हमें देखने को मिल जाता है। और ये क्या है, रावण छाया, उड़ीसा के अंतर्गत। इसको क्या बोला जाता है, छाया कठपुतली को रावण छाया, उड़ीसा के अंतर्गत। ठीक है, कर्नाटका में देखिए क्या आएगा, तोगालू गोयम्बेट्टा, तोलू बोमलट्टा। याद रखेंगे, तोलू बोमलट्टा। आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, तोलू बोमलट्टा जो है अभी जो हमें देखने को मिली वो किस राज्य से संबंधित है, या अभी रिसेंटली वो हमें किस प्रकार की कठपुतली देखने को मिल जाती है। छाया कठपुतली है। दूसरी चीज़ हमें आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित देखने को मिल जाती है, जो अभी क्या है, ख़त्म होने के कगार पर है। संगीत नाटक अकादमी, नाटक अकादमी यानी नाटक के अंदर परफॉर्म जो किया जाता है उसको बचाने के लिए काम कर रही है। ठीक है, दो और कौन कौन सी आ जाएंगी, दस्ताना। दस्ताना तो आप लोगों ने देखा होगा, भी हमें रिसेंटली हर जगह बहुत बड़े बड़े जो शोज़ होते हैं, जो कॉमेडियन शोज़ होते हैं, वहाँ पर भी देखने को मिला था। दस्ताना पुतली को क्या आएगा, भुजा हाथ पर यानी हाथ में पहनकर फिर उनको परफॉर्म किया जाता है। इनमें क्या आएगा, इनको हथेली पुतली भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के दस्ताना पुतली नाटक सामाजिक विषय वस्तु को प्रस्तुत करती है। ओडिशा में ये नाटक राधा कृष्ण की कहानियों पर आधारित होते हैं। फिर आएगा छड़ कठपुतली, किसी एक डंडे के अंदर ही उसको डाल दिया जाता है। ठीक है, और उनको क्या है, नीचे बैठकर फिर ऊपर से परफॉर्म करवाया जाएगा, डंडों को हिलाया जाता है बच्चा। छड़ पुतली वैसे तो दस्ताना पुतली का अलग एक इसका ही एडवांस वर्जन देखने को मिल जाता है, लेकिन ये उससे काफ़ी बड़ी होती है तथा नीचे स्थित छड़ों पर आधारित रहती है। फिर आएगा, उसी से संचालित इसको किया जाता है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में इसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिल जाता है। तो क्या आएगा, ये पुतली टाइप होती है। अभी बहुत बड़ा बड़ा है ना, कहते हैं पुतले खड़े हैं यहाँ पर, तो पुतला नाच इसको कहते हैं। और यमपुरी इसको बिहार में बोला जाता है, यानी यमराज आ गया है जिसके अंदर हमें जान ही देखने को नहीं मिल रही है, यमपुरी। याद रखेंगे, ये किस में बता दिया गया अभी, आई थिंक ये हमें देखने को मिल रहा है दस्ताना पुतली के एरियाज़ के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब भारत में पुतली कला हमें कहाँ कहाँ कैसे कैसे देखने को मिल जाती है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ यहाँ पर भारत में पुतली कला। ठीक है, इसको मैं ऊपर की ओर कर देती हूँ। कहाँ कहाँ पर देखिए, किन किन राज्यों के अंदर स्पेसिफिक पाई जाती है। पहली चीज़ तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर राजस्थान के अंदर, आप सभी जानते हैं राजस्थान में तो वहाँ की जो पारंपरिक ड्रेसेस हैं कठपुतली उसको बोला जाता है। एंड उसके अलावा इनको जो जितनी भी पपेट्रीज हैं इनके टाइप 4 हैं, बट अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारे जाते हैं। बिहार की जनता इतनी ज़्यादा भूखमरी या अदर चीज़ों से ग्रसित है, कहा जाता है कि वहाँ पर यम भूखमरी के कारण किसी न किसी की मृत्यु हो ही जाती है। ठीक है, तो क्या आएगा, यम वहाँ पर तैयार रहते हैं कि किसकी मृत्यु हो और मैं लेकर जाऊँ। उसके बाद क्या आएगा, असम। असम में क्या कह देंगे, असम और कसम को याद करते हैं कि पुतुल नाच की कसम से मैंने यहाँ पर किसी पुतले को नाचते हुए देखा है। आप लोगों ने कामाख्या मंदिर का नाम सुना होगा, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर में आप सभी जानते हैं कि उसके आसपास के एक गांव में ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप कैसे कर लेंगे कि वहाँ पर पुतलियों में भी जान डालकर उनको नचा दिया जाता है। ठीक है, सेम पश्चिम बंगाल के अंदर भी हमें ये नाम देखने को मिल जाता है, पुतुल नाच। फिर आएगा कुंडई रावण छाया। कुंडई रावण छाया किस में आएगा, छाया कठपुतली है। वाइट शीट के पीछे से इसको परफॉर्म करवाया जाता है। चमड़े कला के अंतर्गत चमड़ा पुतली के अंतर्गत हमें ये देखने को मिल जाती है, कुंडई रावण छाया। फिर आएगा तोलू बोमलट्टा, किसी भी चीज़ को लटका कर किया जाता है, जो छाया पुतली है उसके अंतर्गत आता है। एंड आंध्र प्रदेश, यानी हमने बाहर कपड़े लटका कर छोड़ दिए थे, आंध्र प्रदेश यानी आंधी आई और उसको उड़ाकर ले गई। फिर आएगा बोमलट्टम। बोमलट्टम यहाँ पर भी क्या आएगा भाई, तमिलनाडु। इसमें हम क्या कर देंगे कि कोई भी चीज़ लटकाई गई थी, आंधी से उड़कर वो सीधा की सीधा कहाँ चली गई, तमिलनाडु की ओर सरक कर चल गई। आंध्र प्रदेश को हम लोगों ने आंधी से याद किया है। ठीक है, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मैं कैसे बता रही हूँ आप लोगों को, ये आ जाएगा आंध्र प्रदेश। एंड यहाँ से जो भी चीज़ थी, कपड़े थे, वो उड़कर आंधी के अंदर कहाँ आ गए, तमिलनाडु के अंदर आ गए। बोम लट्टम, लट्टम को याद रखिएगा। फिर आएगा पावा कुथू। क्या आएगा भी, पावा कुथू। पावा कुथू को आप लोग अपने आधार पर ट्रिक बनाइएगा, मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पा रही हूँ भाई। उसके बाद आएगा कर्नाटका में क्या आएगा, गोयम्बेट्टा एंड तोगालू गोयम्बेट्टा। ठीक है, कर्नाटका
कहते हैं ना कि पेरेंट्स हमें क्या बोलते हैं कि बेटा ज़्यादा नाटक वाटक सीरियल वगैरह मत देखा करो, स्पेशली लड़कियों को, ठीक है। क्या आएगा अभी यहाँ पर, ज़्यादा सीरियल वगैरह नहीं देखनी है आप लोगों को। क्या करना है, इन नाटक वाटक के चक्रों से बाहर निकलना है। गोयम बेटा, बेटा यानी बेटा जी, क्या आएगा अभी, बेटा जी आपको ज़्यादा नाटक वाटक नहीं देखने हैं, ठीक है, गोयम बेटा। चलिए भी अब कुछ पेंटिंग्स के बारे में जान लेते हैं कि जो पेंटिंग्स रिसेंटली हमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में देखने को मिली, जिनसे क्वेश्चन बनते भी हैं। क्या आएगा, सोहराई पेंटिंग। सोहराई पेंटिंग में क्या रहेगा, सुराहियों से मैम यहाँ पर कहीं ना कहीं पेंटिंग्स को दर्शाया जाता है। मुख्य रूप से भित्ति चित्रकला है, इसमें मिट्टी के घरों की दीवारों पर सुंदर चित्र किए जाते हैं। जो गारे का लेप लगा दिया जाता है, या जो घर जो भी पक्के बने हुए हैं वहाँ पर क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा भी, इनको क्या है, भित्ति चित्रकला, दीवार, भित्ति यानी दीवार, दीवार पर चित्रकला अपनाई जाती है। सोहराई, सुंदर चित्र बना दिए जाते हैं। प्राकृतिक रंग द्रव्य ब्रश के रूप में अक्सर टहनियाँ, चावल की भूसी, उंगलियों आदि का यूज़ किया जाता है। इसमें क्या बनाया जाएगा, देखिए जब फीमेल्स बनाएंगी तो जानवर, पक्षी, जो हमारा नेचर है उसको दर्शाने का प्रयास किया जाएगा। ये जनजातीय संस्कृति में कृषि जीवन शैली की श्रद्धा प्रतिनिधित्व करती है। सोहराई जो पेंटिंग है, भौगोलिक संकेतक GI टैग इसको मिल चुका है। यह कला हमें कहाँ पर, भाई सोहराई झारखंड के हजारीबाग जिले में हमें देखने को मिल जाती है। ये वहाँ की आदिवासी महिलाओं के द्वारा बनाई जाती है, स्पेशली मिट्टी के घरों में हमें देखने को मिल जाती हैं। याद रखिएगा जो मिट्टी के घर हैं उनके बाहर जो आपको सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ देखने को मिल जाएंगी, ये उसी से ही संबंधित हैं। मातानी पछेड़ी चित्रकला बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मातानी पछेड़ी, इसमें माता रानी का ही चित्र आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये एक धार्मिक टेक्सटाइल लोक कला है। इसमें क्या आएगा, पेंटिंग के केंद्र में देवी को चित्रित किया जाता है। चारों ओर भक्त, वनस्पतियाँ, जीवों आदि का चित्रण हमें देखने को मिल जाता है। ये पेंटिंग मुख्य रूप से मैरून, काले, सफ़ेद, मेहरून, नॉट मैरून, मेहरून कलर यानी डार्क, जो देखिए फीमेल्स को जब यह देवी को दिखाया जाता है तो बहुत डार्क कलर की पोशाक पहनाई जाती है, स्पेशली रेड कलर की। तो मेहरून याद रखिएगा, काले रंग और सफ़ेद रंग का इस्तेमाल किया जाता है। चित्र बनाने में बांस की छड़ी से लेकर कलम का उपयोग कर लिया जाता है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, गुजरात में कलमकारी शैली के अंतर्गत। क्या आएगा, वागरी समुदाय, ठीक है, यानी जो माता रानी हैं, जो क्या कहते हैं देवी हैं, वो बाघ, वागरी को आप बाघ से याद कर लीजिएगा। बाघ समुदाय पछेड़ी की पेंटिंग के लिए जानी जाती हैं, ठीक है। माता नी पछेड़ी से आशय है देवी माँ की मूर्तियों के पीछे, माता दी पछेड़ी, माँ के पीछे ही पूरी दुनिया चल रही है। कुमितिपति शैल चित्रकला, माना जाता है कि देखिए कुमितिपति शैल चित्रकला, शैल यानी किसी दीवार पर बनाई गई चित्रकला, कहाँ पर देखने को मिली है, कुमितिपति हमें तमिलनाडु के अंदर देखने को मिली है। 3000 साल पुरानी चित्रकला है। और इनको आकृतियों को चित्रित करने के लिए देखिए जो पहले हमें प्राकृतिक गोंद देखने को मिला है और अकार्बनिक सफ़ेद रंग को इसमें यूज किया गया है। इसके अलावा हम कहेंगे इसमें हमें देखिए जो पुराने लोग थे उनके द्वारा क्या बनाया गया होगा, जानवरों की आकृतियाँ बनाई गई होंगी, हाथी, शेर, एक रथ, या कुछ विद्वानों के अनुसार यहाँ पर मोर पक्षी भी देखने को मिल जाता है। और आसपास के जो निवासी थे उन्हें को चित्रित इन्होंने कर दिया है। उसके अलावा इसमें क्या दिया गया है भी, उसके अलावा हमें देखने को मिल जाता है तमिलनाडु में अधिकांश स्थल शैलाश्य पर पाए जाते हैं और कुमितिपति में शैल चित्र एक गुफा के अंदर पाए गए हैं। इसमें जो थेर, एक रथ, कुछ विद्वानों के अनुसार मोर पक्षी और प्रारंभिक निवासियों के जीवन को चित्रित किया गया है, कुमितिपति शैल, ठीक है। केरल भित्ति, केरल भित्ति यानी किसी न किसी दीवार पर। फिर क्या आएगा भी, यहाँ पर उत्कृष्ट रेखा चित्रण के साथ ख्याति प्राप्त है और ये अजंता भित्ति चित्रों के रंग पर जोर देती है। हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्यों का चित्रण प्राप्त है और चित्रकांड में हिंदू महाकाव्यों के दृश्यों को ही दर्शाती है। फिर आएगा 14वीं शताब्दी से हमें इसका उद्भव देखने को मिल जाता है। केरल के अंदर जो भित्ति कलाएँ बनाई गई हैं वो अजंता के भित्ति चित्रों से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं और उन्हीं से प्रभावित होकर, यानी अब यूँ मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है जो कि कहाँ से भी यूपी से कोई चीज़ सीखे और उसको तमिलनाडु में परफॉर्म करें, तो यहाँ पर भी लोगों के द्वारा क्या किया, अजंता की जो गुफाएं थी वहाँ से चित्रों को सीखा और उससे संबंधित हमें कहाँ पर, केरल के अंदर उसका प्रभाव देखने को मिला। केरल 8वीं शताब्दी के अंतर्गत यहाँ पर इस भित्ति चित्र को क्या आएगा, तिरुनदिकारा गुफा मंदिर में बनाया गया था। कुमार नल्लू देवी मंदिर, गुरुवायूर, एटुमानूर,
मर्चनरी प्लेस आदि के अंदर ये देखने को मिल जाता है। ये सभी याद करने की निर्णय नहीं है, इतना भी यूपीएससी नहीं पूछता है। आप लोगों से केवल इसका नाम पूछा जाएगा कि जो रिसेंटली हमें देखने को मिली है ये कौन से काल से संबंधित है एंड कौन सी गुफा मंदिर के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, तिरुनंदिकारा। ठीक है, चलिए अब डांस के बारे में कर लेते हैं, कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में कर लेते हैं। वो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सी है? क्लासिकल डांस के बारे में बताया गया है। कुचिपुड़ी नृत्य, कुचिपुड़ी, पहले आप क्लासिकल डांस के बारे में थोड़ा सा कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगी। देखिए मैं एक रफ सा मैप बना रही हूँ और मुझे माफ़ कीजिएगा अगर आप लोगों को लगे कि मैम आपने गलत बनाया है, तो कोई ना, चल जाएगा। इतना तो आपको समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, आप समझ जाएंगे ये थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप कैसे याद करेंगे भाई? कुचिपुड़ी, कुचिपुड़ी में आप लोग पहले उत्तर प्रदेश को ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में हमें क्या देखने को मिल जाता है? हमें कथक देखने को मिल जाता है। उसके बाद आप कहाँ पर आएंगे भाई? मैम हमें आ जाएंगे असम के अंदर असमिया। ठीक है, आगे आ जाएगा मणिपुर के अंदर मणिपुरी डांस। उसके अलावा हम लोग जाएंगे उड़ीसा के अंदर, आ जाएगा उड़ीसी डांस। फिर हम कहाँ पर आएंगे? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को आप लोग हमेशा आंधी से याद रखिएगा, आंधी। आंधी के अंदर मैं आप लोगों को अब याद करवा देती हूँ, यहाँ पर हमें डांस देखने को मिल जाता है कुचिपुड़ी। क्या आएगा अभी? कुचिपुड़ी। देखिए मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी आ रही है इस पर इतनी बुरी हैंडराइटिंग है नहीं मेरी। तो क्या आएगा? कुचिपुड़ी। उसके बाद हमें तमिलनाडु देखने को मिल जाता है। तमिलनाडु में हमें क्या देखने को मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में जो हमें यहाँ पर ये ये डांस देखने को मिल जाता है वो है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। इसके अलावा जो हमें केरला के अंदर देखने को मिल जाते हैं, दो प्रकार के हमें क्लासिकल डांस देखने को मिल जाता है। एक आ जाएगा मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, दूसरा आ जाएगा कथकली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बता दिया गया? कुचिपुड़ी के बारे में बताया गया है। कुचिपुड़ी हम लोगों ने कहाँ पर किया है? आंध्र प्रदेश के अंदर, यानी आंधी आ गई और पूड़ियों को कच्ची उतारना पड़ा। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या करेंगे? कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार जो हमें देखने को मिले हैं, कुचिपुड़ी नृत्य के कलाकार क्या आएगा? जीवन यापन के संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि इनको किसी प्रकार के कोई भी अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे हैं। भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली है, क्लासिकल डांस है। आंध्र प्रदेश के कुचिपुड़ी गांव में इसकी उत्पत्ति हुई थी। पहले इसे केवल पुरुषों के द्वारा यानी परफॉर्म किया जाता था। अब पूरे भारत के अंदर महिलाओं के द्वारा भी इसको परफॉर्म किया जाता है। मैं एक नृत्यांगना का नाम लेना चाहूँगी यहाँ पर, यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति हैं जो कि भरतनाट्यम से भी संबंधित हैं एंड कुचिपुड़ी डांस से संबंधित है। वो दोनों ही डांस को बहुत ही बखूबी से यहाँ पर परफॉर्म करती हैं। फिर आएगा नृत्य की इस शैली में पैरों के तीव्र संचालन, जीवन, नेत्र, भाव, भंगिमाओं आदि पर फोकस किया जाता है। कुचिपुड़ी डांस जो है वो एक विशेष प्रकार के तरंगम से संबंधित है। इसके अंतर्गत कलाकार पीतल की थाली के किनारे पर पैर रखकर नृत्य करता है। फिर आएगा कुचिपुड़ी नृत्य दो शैलियां हैं, यानी आप कैसे याद रखोगे पीतल की थाली को? मैंने यहाँ पर पूड़ी का यूज़ किया है, कुचिपुड़ी। आप किस में खाना खाते हो? आप थाली के अंदर खाना खाते हो। ठीक है, पीतल की थाली के किनारे पर पैर रखकर नृत्य किया जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य की दो शैलियाँ हैं, एक नृत्य नाटक और एकल नृत्य प्रस्तुति। नाटक के अंदर बहुत सारे लोग मिलकर नृत्य करते हैं। 17वीं शताब्दी में एक प्रतिभाशाली वैष्णव कवि दृष्टा क्या आएगा? सिद्धेंद्र योगी ने यक्षगान के रूप में कुचिपुड़ी शैली की कल्पना की थी और यक्षगान जो है वो कर्नाटका में हमें देखने को मिल जाता है। फिर आएगा 8 शास्त्रीय नृत्य जो अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवाए हैं। कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु के अंतर्गत है, लिख दूँ यहाँ पर, तमिलनाडु के अंतर्गत है। फिर आएगा यहाँ पर कथक जो कि यूपी के अंदर देखने को मिल जाता है, कथकली जो कि केरला के अंदर देखने को मिल जाता है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाता है, ओडिसी जो आएगा हमें उड़ीसा के अंदर देखने को मिल जाता है, सत्रिया जो है वो असम में देखने को मिल जाता है, मोहिनीअट्टम जो है तमिलनाडु में देखने को मिल जाता है, मणिपुरी तो मणिपुर के अंदर ही देखने को हमें मिलेगा। ठीक है भाई, चलिए फिर आएगा सेकंड मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम केरला से संबंधित, जो अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये केरला आएगा बच्चा, मैंने यहाँ पर भी गलत कर दिया, सॉरी, ये फ्लो में थोड़ा सा गलत हो जाएगा। केरला में 2 डांस पाए जाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको 2 बताए थे, ये रहा केरला के अंदर 2 थे। कौन कौन सा रहेगा? मोहिनीअट्टम एंड कथकली। यहाँ पर लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई है। मोहिनीअट्टम केरल के क्या आएगा? कलामंडलम ने मोहिनीअट्टम नृत्य जो है उसको सीखने से संबंधित लड़ाकों पर लगा प्रतिबंध हटा दिया है। अब यहाँ पर क्या आएगा? आई एम सो सॉरी बच्चों, अभी ऊपर वाली चीज़ें दिमाग में थी।
केरल के अंदर मोहिनीअट्टम को पहले केवल फीमेल्स के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा था, लड़कों पर बैन किया गया था कि आप लोग इस पर क्या नहीं कर सकते, कोई भी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। लड़कों पर लगा प्रतिबंध को हटा दिया गया है। मोहिनीअट्टम नृत्य के बारे में जानते हैं। केरल का हमें ये एक क्लासिकल डांस देखने को मिल जाता है जो कि सोलो परफॉर्म किया जाता है, सिंगल फीमेल के द्वारा, महिला कलाकारों के द्वारा किया जाने वाला एक सोलो डांस है। इसमें नृत्य और गायन के माध्यम से नृत्य की प्रस्तुति की जाती है। इसकी क्या आ जाएगा, मज मंगलम नारायण नबुत्तिरी के द्वारा लिखित व्यवहार माला और उसके बाद कवि कुंजुन नाम्बियार के द्वारा लिखित घोषणा यात्रा में इससे संबंधित चर्चाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। नृत्य के प्रमुख विषय क्या हैं, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। भगवान विष्णु या उसके अवतार भगवान कृष्ण इस नृत्य के मुख्य पात्र होते हैं। याद रखिएगा, भगवान शिव के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। यहाँ पर मोहिनीअट्टम आप रिलेट कर सकते हो कि जब भगवान विष्णु के द्वारा मोहिनी रूप धारण किया गया था और समुद्र मंथन की पूरी स्टोरी हमें देखने को मिली थी। मोहिनीअट्टम के तहत हमें क्या देखने को मिल जाता है अभी, मोहिनीअट्टम के तहत यहाँ पर 40 अलग अलग मूल मुद्राएं देखने को मिल जाती है, जिसको क्या आएगा, एडवोकल कहा जाता है। एडवोकल आप कैसे करेंगे, यानी इसके अंदर और चीज़ों को ऐड किया जा रहा है। समुद्र मंथन के बाद भी हमें बहुत सारी चीज़ों को यहाँ पर शामिल होते हुए देखने को मिली। बिना किसी अचानक झटके तथा उछाल के ललिततापूर्ण ढलावदार शारीरिक अभिनय इस नृत्य की मुख्य विशेषता है। मुख की अभिव्यक्तियों हस्त मुद्राओं को अधिक महत्व दिया जाता है। हस्त मुद्राएं यानी हाथों की मुद्राओं पर ज़्यादा फोकस यहाँ पर किया जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर, ये लाइट है बिल्कुल पेन, यहाँ पर फोकस कर रही हूँ। इसके अलावा क्या आएगा, यहाँ पर प्रमुख वाद्य यंत्र, ये आप लोगों से कोई नहीं पूछने वाला है, यूपीएससी में ये चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं। अब ये कलारिया पट्टू जो बचा है, ये है आप लोगों की कहीं ना कहीं मार्शल आर्ट। मार्शल आर्ट आपको थांगटा देखने को मिल जाएगा, कलारिया पट्टू देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे रूप है जो भारत के अंदर हमें मार्शल आर्ट के देखने को मिल जाते हैं। कलारिया पट्टू, केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारतीय कलारिया पट्टू महासंघ को क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दे दी है। यानी जो सेंट्रल हमें मंत्रालय देखने को मिल रहा है, उसके द्वारा भारतीय कलारिया पट्टू महासंघ को रिसेंटली रीजनल, यानी हम कहेंगे कि क्षेत्रीय खेल महासंघ के रूप में भी मान्यता दी। वो क्षेत्रों के अंदर भी अब जाकर अपनी एक मेजर लेवल पर टीम बना सकते हैं, इनको परफॉर्म करवा सकते हैं। इस कदम का उद्देश्य देश में कलारिया पट्टू को बढ़ावा देना है। कलारिया पट्टू के बारे में जानते हैं। कलारिया पट्टू यानी इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, इसकी उत्पत्ति हमें केरल से देखने को मिल जाती है। कहाँ से भाई, हमें केरल से इसकी उत्पत्ति देखने को मिल जाती है। विश्व की सबसे प्राचीन मार्शल आर्ट कलाओं में से एक मानी गई है। ऊंची छलांग वाली कलाबाजियाँ, आकर्षक चालों और घातक हथियारों की सहजता के साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है। मार्शल आर्ट, आयुर्वेद, योग, ध्यान आदि सभी इसके अंदर शामिल हैं। और देखिए, कोई भी मार्शल आर्ट है उसमें शारीरिक सेहतमंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, आत्मरक्षा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खुद की आत्मरक्षा ही नहीं करेंगे तो फिर मार्शल आर्ट किस काम की भाई। उपचार एंड मानसिक अनुशासन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी दो प्रमुख उपशैलियाँ देखने को मिल जाती हैं। कौन सी आ जाएगी, वडक्कन और उत्तरी शैली, थेक्कन और दक्षिणी शैली। वडक्कन या उत्तरी शैली मुख्य रूप से केरल के मालाबार क्षेत्र में, और थेक्कन या दक्षिणी शैली जिसको त्रावणकोर क्षेत्र में हम देखते हैं। 3 अन्य स्वदेशी खेलों के साथ 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंतर्गत इनको शामिल कर लिया गया। यानी गतका जो कि पंजाब में है, थांगटा जो कि मैंने मणिपुर में बताया, एंड मलखम जो कि महाराष्ट्र में हमें देखने को मिल जाता है। 3 अन्य स्वदेशी खेल याद रखिएगा, यानी इसके साथ कलारिया पट्टू को भी इसमें शामिल किया गया था। अब आप लोग थोड़ा सा इधर की ओर भी नज़र डालिएगा कि भारत में अन्य मार्शल आर्ट्स कौन कौन सी हैं। भारत में जो हमें मार्शल आर्ट्स देखने को मिल जाती हैं, कौन कौन सी आएंगी भाई, जस्ट वेट, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, अच्छा सा पेन लेते हैं भाई। हमें कौन कौन सी मार्शल आर्ट देखने को मिल जाएगी मैम, थोड़ा, यानी हिमाचल प्रदेश में जाओ तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेकर जाया करो, ठीक है, बट थोड़ा सा मार्शल आर्ट भी सीख के जानी चाहिए, ताकि कोई एनिमल अगर सामने आ जाए तो आप उससे बच सकें, अपने जैसे वैसे हैं लाठी से प्रयोग कर कर आप उसको दूर भगा सकें। फिर क्या आएगा भाई, मणिपुर के अंदर क्या आएगा, सरित सरक, जो मणि है वो धीरे धीरे सरक कर दूर चली गई है, सरित सरक, ठीक है। फिर क्या आएगा, बंगाल के अंदर टाइगर अगर आपको दिखे तो हाथ में लाठी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि क्या कर सकें, आप उसको भगा सकें, और ये कोई खेल नहीं है, इसको खेल मत समझिएगा। तमिलनाडु में क्या आएगा, सिलबम और कट्टू वरसई। उसके बाद महाराष्ट्र में क्या आ जाएगा, मर्दानी खेल, क्या बोला जाता है, मर्दानी खेल। फिर क्या आएगा भी, हम लोग कर लेंगे यहाँ पर जो हमें जम्मू और कश्मीर देखने को मिल जाता है, उस रीजन में क्या आएगा, स्क्वायर, क्या देखने को मिल जाएगा अभी, स्क्वायर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या दी गई है, वचन साहित्य। वचन साहित्य
को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए प्रसिद्ध क्या आएगा फकीरप्पा गुरुबसप्पा हकट्टी को देश के उन जयंती पर याद किया गया। ठीक है, मेन क्या आएगा वचन साहित्य, इसको पुनर्जीवित करना चाहते हैं, क्या आएगा फकीरप्पा गुरुबसप्पा हकट्टी। वचन साहित्य है क्या भी? वचन शब्द एक शाब्दिक अर्थ है जो बोला जा चुका है, यानी जो हम लोग अभी रिसेंटली कर रहे हैं कि आपने वचन दिया था, आपने बोला था ये चीज़। वचन दरअसल कन्नड़ लयबद्ध रचना है, ये कन्नड़ कविता के रूप में भी जाना जाता है। साहित्य की इस शैली का उदय 11वीं शताब्दी के अंतर्गत हुआ था। 12वीं शताब्दी में शरण आंदोलन के तत्व के रूप में ये काफ़ी फला फूला। फिर आएगा गुरुबसप्पा ने कर्नाटक में शरण आंदोलन का नेतृत्व किया था। शरण आंदोलन याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि जब शरण आंदोलन की चर्चा हमें देखने को मिली, ये हमें कहाँ पर देखने को मिला है? नाटक के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि जो विद्रोही था उसने शरण मांगी, इस प्रकार से याद कर सकते हो। नाटक यानी कर्नाटक, याद रखेंगे, नाटक यानी कर्नाटक। क्या आएगा बुरु बसवन्ना। शरण में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं? कुछ सिद्धांत दिए गए हैं शरण संस्कृति के। अरिवु, अरिवु यानी ज्ञान प्राप्ति। उसके अलावा आचार, अभ्यास, अनुभव, आध्यात्मिक ज्ञान। फिर क्या करेंगे? कायक, शारीरिक श्रम के माध्यम से अर्जन। दसहो, बिना किसी अहम के जरूरतमंदों की कमाई का एक हिस्सा दे देना। कैसे याद करेंगे भी? शरण, किसी चीज़ की शरण में आ जाना। तो हम लोगों ने कहाँ पर पढ़ा था भी कि नाटक के अंदर कोई किसी की शरण में चला गया। अरिवु कैसे याद करेंगे? ज्ञान जागृति, यानी रिवु, आपको इन रिवर्स के बारे में क्या जानकारी है? रिवु, ठीक है। आचार, आचार संहिता क्या है भी? लगातार अभ्यास के माध्यम से अभी रिसेंटली उसको ढंग से अपनाया गया है, अदरवाइज उसकी कोई इज्जत ही नहीं करता था। आचार संहिता को लगातार उल्लंघन हमें वैसे तो कभी देखने को नहीं मिला, बट एक हम ट्रिक के माध्यम से याद करने की कोशिश कर रहे हैं। अनुभव, अगर हमें अनुभव होगा, हम लोग लगातार मंत्रों का उच्चारण करेंगे, तभी तो हम लोग यहाँ पर सही से उनको बोल पाएंगे। कायक, शारीरिक श्रम के माध्यम से अर्जन। कायक यानी आप लोग जी कोई भी कामचोर होता है, वो क्या है? अपना शारीरिक श्रम करना ही नहीं चाहता। 10 हो यानी 10, हम क्या कर देंगे भी? 10 रुपये हैं, वो भी अपने उसमें से क्या है? अपना खर्च निकाल कर दूसरों की हेल्प करने की हम लोग कोशिश करते हैं। 11वीं सदी में मोची संत मदारा चेन्नैया को वचन काव्य का जनक माना जाता है, और ये चेन्नैया पश्चिमी चालुक्य के शासनकाल से ही हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा? तंजावुर वीणा। कला में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध तमिलनाडु का मंदिर का शहर तंजावुर अपने अनूठी वीणा कला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आप लोगों के लिए, याद रखिएगा कि तमिलनाडु का पहली चीज़ क्या आएगा? मंदिर शहर कौन सा है? तंजावुर। और वहीं पर हमें कौन सी कला सबसे ज़्यादा यानी फेमस देखने को मिल जाती है? वीणा कला। इसमें हमें आप लोग याद रखिएगा कि हिंदुस्तानी और कर्नाटका संगीत शैली देखने को मिल जाती है। हिंदुस्तानी में रुद्र वीणा, विचित्र वीणा, और वहीं कर्नाटका के अंदर सरस्वती वीणा और चित्रा वीणा। ठीक है, तंजावुर वीणा जो है सो संस्कृत वीणा के प्रकार के अंतर्गत आ जाती है, यानी चित्रा वीणा के अंतर्गत नहीं है बल्कि संस्कृत। आप सरस्वती जो है, नॉट संस्कृत, मैंने संस्कृत बोला ना यहाँ पर, नहीं, सरस्वती हैं वो अपने साथ एक वीणा लेकर बैठती हैं। ठीक है, आप ऐसे याद कर लीजिएगा। तो क्या आएगा? सरस्वती वीणा के प्रकार क्या आएगा? एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ सरस्वती वीणा बनाई जाती है। क्या आएगा? तंजावुर। भौगोलिक संकेत इसको मिल चुका है, भारत का पहला संगीत वाद्य यंत्र इसको माना गया है। ओट्टू वीणा, एकांत वीणा अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर उन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। लकड़ी के एक ही टुकड़े से इसको बनाया जाता है। एकांत यानी एक ही चीज़ से बनाया गया हो, एक ही लकड़ी के टुकड़े से बनाया गया हो। ओट्टू यानी चीज़ों को जोड़ कर बनाना। फिर आएगा सांस्कृतिक प्रतीक, विद्या और कला की देवी सरस्वती के द्वारा वीणा धारण किया जाता है। शिल्पकारी, वीणा बनाने के लिए कटहल की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, बेहद बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, अनुनादन, दंडी एंड ट्यूनिंग बॉक्स। देखिए आज का जो सेशन है यहीं पर फिनिश करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आया होगा। कुछ हिंदी के प्रोनाउंसिएशन में मुझे थोड़ा डिफ़िकल्टीज हुई होंगी एंड उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, बट याद रखिएगा इसमें सारी चीज़ें आपके सामने हैं, आप लोग सुन सकते हैं, इनको देख सकते हैं, और जो भी आप लोगों को कुछ नया मुझे करना चाहिए, आप लोगों को एडवाइस देनी है तो आप मुझे दे सकते हैं। बाकी क्लास को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।